सो वेलकम यू अगेन। उत्तराखंड पीसीएस परीक्षा वाणी अपनी सीरीज है। चलिए देखते हैं परीक्षा वाणी में आज लेक्चर 2। ठीक है, सेकंड लेक्चर हमें देखना है। एक सेकेंड। सो बुक तो आपके पास होगी ही, आप पढ़ ही रहे होंगे। अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो आप चाहे मुझे मैसेज कर देना या फिर ग्रुप में या जैसे भी, मैं इसकी पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दूं। अदरवाइज जिसके पास ये बुक है आप वहां से ही पढ़ सकते हो। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ आप बस आप उसको वहीं पे नोट डाउन करते जाना, रिवाइज करते रहना। और फिर भी जगह कम पड़े तो स्टिकी नोट्स आते हैं, वो पैड आते हैं, आप चिपका के उस पर लिख लेना। ठीक है, उस तरीके से हम देखते हैं। एक सेकेंड, ये क्या है, कहाँ है परीक्षा वाली अपनी। यूके वाणी, आज ये लेक्चर थोड़ा ना अभी लेट हो गया। नेक्स्ट टाइम हम एक टाइम फिक्स कर लेते हैं ताकि उसी टाइम पे वीडियो आपको मिलती रहे। अच्छा चलिए, मुझे याद नहीं रहा, कुछ क्वेरी थी कि सर कैसे, मैं बताता हूँ आपसे। देखिए, पहली चीज, ये लेक्चर, ये पूरी सीरीज हम कराएंगे आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको इसके लिए कुछ नहीं है, कुछ भी पे नहीं करना है। ठीक है, ऐसा है मेंबरशिप के लिए नहीं। आप कोई भी इसको देख रहे हैं, फुल एक्सेस है आपके लिए, फ्री है आपके लिए, पब्लिक रहेगी सारी वीडियो। और पूरी सीरीज हम कंप्लीट कराएंगे। एक क्वेश्चन और था कि सर एमसीक्यू इसमें जो दिए हुए हैं उनको भी करा देना, तो ठीक है, उनको भी हम चैप्टर वाइज ही सोल्व करते चलेंगे। और आपकी क्या क्वेरी थी जो मुझे याद आ रही है? ठीक है, एक तो पेड का था, ठीक है, एक उसके रिगार्डिंग था, एक टाइमिंग के लिए था। हाँ, तो टाइमिंग एक हम फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, आप बता देना कमेंट सेक्शन में कि डेली रेगुलर इस टाइम पे हमें मिलना है, तो मोर और लेस उस टाइम पे एक वीडियो आपके पास आ जाएगी। ठीक, डेली ही रहेंगी, डेली एक लेक्चर आएगा आपके पास। और क्या बचता है? चलिए, बाकी अगर आपको ये समझ में आ रही है तो आप रिलेट तो कर पा रहे हो ना जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, है ना। एक ही दिन में हमने 100 पेज कवर कर लिए। ठीक, ठीक है। सो चलिए देखिए, इसके पहले हम पूरा कर चुके हैं। आपको याद होगा पहला वाला जो था, फर्स्ट अपना जो अध्याय है, चैप्टर है, वो पूरा हो चुका है। ठीक, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। चलिए, तो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो आपको ऐसा नहीं कि बतानी है, वो याद ही रखनी है। क्या है कि सबसे पहले देखिए, उत्तराखंड कब बना है? 9 नवंबर सन 2000 को। उस टाइम पे सरकार किसकी थी? तो बीजेपी की सरकार थी। बीजेपी की सरकार थी। बीजेपी मींस एनडीए हम बोल सकते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ठीक, अटल बिहारी वाजपेयी जी उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे। ठीक, तो उत्तर प्रदेश से 13 हिमालयी जिले को काटकर 9 नवंबर 2000 को अलग राज्य बनाया गया, जो देश का 27वां राज्य बना। ये हार्डकोर फैक्ट है कि भाई आपको याद ही रखने पड़ेंगे। और 11वां हिमालयन स्टेट, जो पहाड़ी राज्य है, उसमें उत्तराखंड का नंबर कौन सा था? 11वां। ठीक, ये हिमालयन स्टेट। तो ये तो हार्डकोर फैक्ट है भाई, इसको एज इट इज याद ही रखना पड़ेगा। ठीक, ऐसे ही इसका नाम बदल के 1 जनवरी 2007 से उत्तराखंड कर दिया गया। अब 1 जनवरी 2007 से इसका नाम उत्तराखंड उत्तराखंड कर दिया गया। अब देखिए उत्तराखंड क्यों किया, है ना। ये भी तो आ सकता है कि भाई नाम ही क्यों चेंज किया जब नाम इतना अच्छा था। उत्तरांचल इसका नाम था इस टाइम पे, उत्तरांचल।
उत्तरांचल। तो उत्तरांचल से उत्तराखंड क्यों किया फिर ये 6-7 साल बाद? तो असल में क्या था, जब अलग राज्य की मांग चल रही थी तो ये मुद्दा बार बार जो रीजनल पार्टी थी, और रीजनल पार्टी कौन सी, यूकेडी, उत्तराखंड क्रांति दल, ये बार बार इस बात को डिमांड कर रही थी कि इसका नाम उत्तराखंड होना चाहिए। लेकिन जो रूलिंग गवर्नमेंट थी, या रूलिंग नहीं, उस टाइम पे जो केंद्र में एक तरह से मेन ओपोजिशन थी, आप समझिए 1980s का दौर है, 1980 में भाजपा या एनडीए उस टाइम पे कुछ नहीं थी, 2 एमपी थे सारे, ठीक, एक लाल कृष्ण आडवाणी जी और दूसरे अटल बिहारी वाजपेयी जी। अब मेन ओपोजिशन लेकिन यही थी, मेन ओपोजिशन यही थी। तो उस टाइम पे ये बात उठाती थी कि हाँ भाई उत्तराखंड एक अलग राज्य बनना चाहिए, लेकिन उसका नाम उत्तराखंड नहीं उत्तरांचल होना चाहिए, उत्तरांचल। तो जब सरकार बनती है बीजेपी की, तो वो अपनी मर्जी से 2000 में इसका नाम उत्तरांचल करा लेती है, उत्तरांचल करा लेती है, ठीक है, क्योंकि नाम भी सही लग रहा है कि उत्तर उसका आंचल। लेकिन जो उत्तराखंड क्रांति दल था वो ये बोल रहा था कि भाई देखिए हमारा जो कल्चरल एक तरह से लिंकेज है वो इस नाम से ज्यादा है। पूछा कि भाई इस नाम से क्यों, उत्तराखंड क्यों रखना है ना, क्योंकि आज के टाइम पे उत्तराखंड नाम है। तो उत्तराखंड, बीजेपी क्यों मना कर रही थी कि उत्तराखंड क्यों नहीं रखना है? तो बीजेपी बोल रही थी कि देखिए उत्तरा और खंड, खंड मतलब एक तरह से अलगाववाद को दिखा रहा है कि आपने खंड कर दिया है, अलग कर दिया है। हमारा जो संविधान है उसका आर्टिकल 1 है, वो बोलता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, और जो स्टेट है वो डेस्ट्रक्टेबल है, लेकिन जो यूनियन है वो इनडेस्ट्रक्टेबल है, मींस जो यूनियन है वो विखंडित नहीं हो सकती, राज्य खंडित हो सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको खंड बोलेंगे तो ये जो मूल भावना है उसके विपरीत जाएगा, और नाम भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये बीजेपी के तर्क थे। तो बीजेपी ने बोला कि इसका नाम उत्तरांचल होना चाहिए। बीजेपी जीत जाती है, जीत के 2000 में सरकार रहती है बीजेपी की केंद्र में, तो जब राज्य बनता है तो इसका नाम उत्तरांचल ही रखती है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। दूसरी तरफ थी उत्तराखंड क्रांति दल, ये क्षेत्रीय ग्रुप था। ये जब बात उठा रहे थे तो ये भाजपा के साथ सहमत थे कि भाई अलग राज्य होना चाहिए, लेकिन एक चीज, ये जो नाम था इस पे मतभेद था। इन्होंने बोला कि उत्तराखंड होना चाहिए। अब खंड क्यों होना चाहिए, इनका तर्क सुनो। तो ये बोल रहे थे कि देखिए जो वेद हैं, पुराण हैं, या पौराणिक नाम उस स्कंद पुराण में उत्तराखंड में ये 2 नाम चलते थे। इसको बोलते थे मानस खंड, मानस खंड, इसको बोलते थे केदारखंड, केदारखंड। तो जब देखिए इसमें खंड आ रहा है तो खंड का मतलब अलगाव नहीं होता, ये एक 2 अलग अलग कल्चरल आइडेंटिटी को दिखा रहा है। तो जब इसमें खंड हो सकता है हमारे पुराणों में, स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूं तो स्कंद पुराण में, तो फिर यहाँ पे हम उत्तराखंड क्यों नहीं रख सकते? तो इनका तर्क भी सही है। प्लस इन्होंने बोला कि देखिए आपने 2000 में सिर्फ उत्तराखंड ही थोड़ी बनाया, ये उत्तरांचल ही थोड़ी बनाया, आपने छत्तीसगढ़ भी बनाया, आपने बिहार से अलग करके झारखंड भी बनाया। तो जब झार के खंड हो सकते हैं, झारखंड हो सकता है, तो उत्तराखंड क्यों नहीं हो सकता? लॉजिकली देखा जाए तो ये बात भी सही थी। तो फिर बाद में इसीलिए सरकार ने 1 जनवरी 2007 को उत्तराखंड ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि इसका नाम उत्तराखंड आज से लागू रहेगा, ठीक। क्योंकि उस टाइम पे क्या है, थोड़ा सा दबाव था सरकार पे, सरकार को भी लगा कि भाई पहाड़ी अस्मिता के नाम पे राज्य बना है, और जो पहाड़ के लोग हैं उन्हीं को जब लगता है कि उत्तराखंड होना चाहिए तो उत्तराखंड ही हम रखते हैं, ठीक। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। चलिए, अब गठबंधन, जब ये उत्तराखंड बना 2001 में, प्रदेश सरकार द्वारा राज्यों के लिए अलग अलग प्रतीक चिन्ह, जो स्टेट के सिंबल होते हैं, वो बनाए गए। तो पहला सिंबल कि भाई उत्तराखंड का सिंबल बनेगा कैसे, तो इस तरीके से इन्होंने ये सिंबल बनाया, जिस भी तरीके से। इसमें 4 ये रिवर, चलिए एक बार मैं ऑफिशियली देख लेता हूँ क्या है इसका सिंबल, इंपोर्ट कर लेते हैं, अपने पास होगा। देखिए ये दिख रहा है आपको, दिख रहा है आपको सिंबल, ये राज्य का सिंबल है। अब इसको एक बार आप देख लो, क्योंकि कभी कभी अगर आपसे पूछ लेता है तो आपकी समझ यहाँ पे अच्छी होनी चाहिए। देखिए ये जो लाल रंग है,
इससे पहले देखो ये एक चोटी बन रही है, एक चोटी ये है और एक चोटी ये है। तो ये पहाड़ को दिखा रहा है, पहाड़ को, माउंटेन को। क्या हुआ इसमें? ये पहाड़ को दिखा रहा है, माउंटेन को दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि जो माउंटेन है वो लगभग 86% है उत्तराखंड में, प्लेन कितना है? 14% है। तो ये पहाड़ की अलग अलग चोटियों को, उनको रिजेंबल कर रहा है। इसके पर्टिकुलर नाम हम नहीं देंगे क्योंकि पहाड़ की चोटी इन जनरल ये दिखा रहा है। ठीक, ये जो लाल कलर है, ये देखिए, ये वाला जो रेड कलर है, तो रेड किस चीज का प्रतीक है? रेड है बलिदान का, बलिदान, सैक्रिफाइस का प्रतीक है। तो बलिदान कैसे हुआ? देखिए, जब राज्य बन रहा था तो उस टाइम पे आंदोलन हुए, आंदोलन में बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई, तब जाके ये अलग राज्य बना। जैसे आपने सुना होगा या हम पढ़ेंगे आगे, मसूरी कांड हुआ था, खटीमा में कांड हुआ, ऐसे ही मुजफ्फरनगर कांड हुआ। तो उसमें क्या हुआ, काफी लोग जो पहाड़ी लोग थे वो बेगुनाह लोग भी उसमें मारे गए। ठीक, तो ये आपके बलिदान का प्रतीक है कि बलिदान देके ये राज्य बना है। ठीक, अब ये तीन देखिए, चार इवन, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चार देखिए इस तरीके से फ्लो करके जा रही हैं। क्या है? ये नदी है, क्योंकि उत्तराखंड में नदी बहुत ज्यादा है। आप अगर पूरा मैप भी देखोगे उत्तराखंड का तो नदी ही नदी है सारे में। इधर काली नदी है, ठीक है, काली, ये नेपाल से बॉर्डर बनाती है। ऐसे ही आप देखो, ये भागीरथी है, ये अलकनंदा है, ये मिलके गंगा बन जाती है। इधर से यमुना आती है, इसमें टोन्स भी मिलती है, और इधर दूधा टोली से निकलती है रामगंगा, जो यूपी के कन्नौज में पहुंचती है। तो रामगंगा भी है। बहुत सारी रिवर है, लेकिन मैं आपको ये मोटी मोटी जो रिवर है, बड़ी बड़ी, बस यही बता रहा हूँ। यही याद रखनी है कि देखिए, गंगा, पहली रिवर गंगा ये शो कर रहा है, दूसरी यमुना, तीसरा काली, नेपाल में इसको महाकाली बोलते हैं, महाकाली, चौथी रिवर रामगंगा, रामगंगा। रामगंगा एक्चुअल में जहां से निकलती है दूधा टोली से, वहां से एक रिवर नहीं निकलती, 5 रिवर निकलती हैं, रामगंगा, बूनो, अटागा, ठीक है, वो देखेंगे हम बाद में। तो ये इन रिवर को सिंबलाइज कर रही है। और क्या बचा? ये जो व्हाइट कलर इसमें दिख रहा है, तो व्हाइट किस चीज का है? पीस, पीस एंड प्रोस्पेरिटी, इसका प्रतीक है। अब आपने देखा है कि ये लिखा हुआ है उत्तराखंड शासन, तो ये शासकीय है, ओबियस है। अब ये जो अशोक स्तंभ है, अशोक, ठीक, इसके नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। ये सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? ये लिया गया है मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद। आपने पढ़ा होगा, वेद है, उसके उपवेद हैं, फिर वेदांग पहुंचते हैं, वेदांग के बाद ब्राह्मण है, ऐत्रेय है, उपनिषद है। तो ये उपनिषद का पार्ट है मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद, ठीक, सत्यमेव जयते, ये सब हो गया। अब इसकी आप शेप देखो, शेप कैसी है? हीरे की शेप देखिए, डायमंड शेप, वो ऐसा ही होता है, एकदम क्रिस्टल, उसमें कट्स होते हैं, लगा हुआ होता है। तो डायमंड शेप में है, अगर कभी पूछे आपसे तो डायमंड शेप में है, ठीक है, हो गया। अब इसके बाहर क्या ही है? इधर जो लिखा हुआ है इसको एक बार पढ़ लो, क्या है? शासकीय कार्यों के लिए स्वीकृत है, ठीक है। ये भौगोलिक स्वरूप की झलक इसमें मिलती है। क्यों दिखती है? हमें पता है कि भाई पहाड़ है, रिवर है, इसलिए दिखती है। ऐसे ही इस पे 3 पर्वत चोटियां हैं, 3 चोटी है, हमें पता चला। 4 गंगा की 4 लहरों को दर्शाया गया है, तो ये 4 लहरें ये वाली हैं, ठीक। बीच में स्थित चोटी अन्य 2 चोटियों से ऊंची है, और उसके मध्य में अशोक की लाट अंकित है, ठीक। अशोक की लाट के नीचे मुंडकोपनिषद से लिया गया सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, ठीक है। तो बस इतना ही है, बाकी डायमंड शेप इन्होंने मेंशन नहीं की हुई है, कौन सा कलर किस चीज को सिंबलाइज कर रहा है वो भी यहाँ पे मेंशन नहीं है, ठीक। इतना क्लियर है? अगर ये आपको क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो आप लोग लाइक कर सकते हैं अगर आपको ये समझ में आ रहा है, तो आप चाहें तो इसको शेयर भी कर देना अगर ये सही लगता है आपको, चाहते हो आप कि हाँ भाई इसी तरीके से आपको रेगुलर और कंटिन्यूएशन में ये वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट है पुष्प। अब पुष्प क्या है? इसको हम हटा देंगे, यहाँ पे पुष्प लगा देंगे, पुष्प देख लेंगे क्या है। तो पुष्प क्या है, इसको हटाया जाए, बताइए आप इसको। आप एक बार जो भी नोट डाउन करना है वीडियो पॉज करके
लिख लेना, जो भी आपको करना है। मेरे हिसाब से तो आप देखिए, अगर जगह नहीं है इधर, इसमें है नहीं जगह, तो आप क्या करना ना, इसको थोड़ा कम करके आप इधर कहीं ये शेप बना देना और उसमें इसको ड्रॉ कर लेना और बस इधर ऐसे मार्क कर देना। तो उससे क्या होगा कि आपको याद रह जाएगा। कुल मिला के तो हमें याद ही रखना है ना, बाकी क्या ही है ना। तो ये चलिए आपको क्लियर हो जाएगा। इसी तरीके से करना है, या फिर आपको आप चाहते हो कि सिर्फ इस लाइन बाय लाइन पढ़ते चले, उसको समझते चले, ये ज्यादा सही लगेगा। आई थिंक ये आपको ज्यादा काम आएगा आपके, है ना। लाइट इज ऑन। चलिए इसको क्या इरेज कर रहा हूँ, एक सेकेंड। कहाँ है हम? क्या है राज्य पुष्प? फूल कहाँ है? फूल ब्रह्म कमल है क्या? इसको देखना तो जरा आप एक बार, क्या है ये? है ब्रह्म कमल। ब्रह्म कमल राज्य पुष्प है, स्टेट का फ्लावर है, पौधा है, पौधा है। अब एक चीज आप ध्यान रखना, देखिए अगर आप राज्य के लिए कुछ भी डिसाइड कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि आप अपनी मनमर्जी कुछ भी कर लोगे। आपको सबसे पहले दो क्राइटेरिया जो मोटे मोटे मुझे समझ में आते हैं कि या तो यूनिकनेस आप देखोगे, यूनिकनेस। यूनिकनेस मींस क्या कि भाई वो बाकी और जगह कहीं वो चीज नहीं मिलती हो, या फिर बहुत सीमित मात्रा में मिलती हो, या फिर किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक लोकेशन पे मिलती हो, वो यूनिक हो जाएगी। दूसरा, या फिर कॉमननेस हो। आप समझो एक चीज, आप हम सब लोग, हम में बहुत सारी चीजें कॉमन है ना। कुछ ऐसा नहीं कि हम कुछ बाहर है, कुछ अलग है, आप कुछ अलग, सब लोग सेम ही है लगभग, मोर और लेस। लेकिन यूनिकनेस क्या है आपके अंदर और मेरे अंदर, या फिर किसी और के अंदर? वो यूनिकनेस है हमारा ये थंब इंप्रेशन, ये किसी के सेम नहीं है। तो हमारे अंदर कुछ कॉमननेस भी है, कुछ यूनिकनेस भी है। तो राज्य का हमें कुछ चिन्ह ऐसे सेलेक्ट करना है, तो उसके अंदर या तो वो यूनिक हो कि भाई उत्तराखंड को ही सिंबलाइज करे, या पहाड़ को ही सिंबलाइज करे, या फिर इतना कॉमन हो कि पूरे उत्तराखंड में वो मिले, है ना। उस दो बेसिस पे ही हम कर सकते हैं। तो आप देखिए राज्य पुष्प, जब फ्लावर की बात आई तो ये है फूल 4800 से 6000 मीटर की हाइट पे मिलता है। अगर आप पूरा उत्तराखंड देखते हो, ये अगर उत्तराखंड है तो यहाँ पे इसके ऊपर देखिए मसूरी की साइड पे लगभग 2000-2500 की हाइट पे, आप और ऊपर जाइए, ठीक यहाँ पे 4000 हाइट हो जाएगी। थोड़ा और ऊपर पहुंचते हो, यहाँ जाके ऊपर 5000 हाइट मीटर में पहुंचती है। तो अगर ये फूल मिलेगा तो इस वाले रीजन में मिलता है, ठीक। अब इस वाले रीजन में आपको पता होना चाहिए, या फिर नहीं भी पता तो मैं आपको, फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो तो बता देता हूं कि ये उत्तराखंड का प्लेन रीजन है, जो 14% प्लेन है। ये सारा ऊपर पहाड़ी एरिया है, ठीक। यहाँ पर ये शिवालिक है, शिवालिक की पहाड़ी है। ये मिडिल हिमालय है और ये ग्रेट हिमालय है। इतना आपको पता है। इस ग्रेट हिमालय में क्योंकि बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो उसी वजह से यहाँ पे क्या है, बर्फ रहती है, ग्लेशियर रहते हैं, ठीक है। बर्फ रहती है, ग्लेशियर रहते हैं। तो एक चीज हम बोल सकते हैं, कोई चीज यहाँ पे हो रही है तो मीन्स बर्फ में हो रही है। ये तो हम कोई भी ड्राइव कर सकता है कि ठंडे एरिया में हो रही है। अब चलिए देखिए, ये ठंडे एरिया में है, ऊपर जहां बर्फ रहती है। अब ये होता कैसा है ना, ये सफेद रंग का होता है, ये वाइट होता है, वाइट। वाइट में देखिए खतरनाक चीज क्या है, सफेद ही क्यों है। आप एक चीज समझो, ऊपर पहाड़ पे बर्फ रहती है, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरे में ही बर्फ रहेगी, कहीं पे बर्फ है, कहीं पे चट्टाने वगैरह हैं। चट्टाने हैं तभी तो ये खिल रहा है कहीं ना कहीं। अब जहां चट्टाने हैं तो वहां पे देखिए, आप इस फूल की पहचान करोगे कैसे, आपको पता ही नहीं लगेगा।
आपको हमें पता नहीं लग रहा है, तो जो जीव जंतु है, कीट है, उनको भी हम मान के चलते हैं कि पता नहीं लगेगा। तो ये क्या है, सफेद रंग का दिखता है, सफेद रंग का, व्हाइट रंग का। अब सफेद है तो वो ज्यादा दूर तक एक तरह से दिख सकता है, क्यों? क्योंकि उसका अल्बिडो ज्यादा होता है, उसकी रिफ्लेक्शन पावर ज्यादा होती है, जितनी सनलाइट आएगी ये ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है। तो पूरे उस रीजन में आप इस फूल को देख लोगे। आप हम नहीं भी देख पाए तो जो कीट हैं, जो छोटी मोटी चीज है, पॉलिनेटर्स है, वो इसको देख लेंगे। अब ये देखिए, प्रकृति ने बड़ी बढ़िया चीज बनाई है। जरूरत के हिसाब से आप देखो, ये फूल है, अगर इसको कोई नहीं देखे तो ये फूल ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, ये जो आपको दिख रहा है इस तरीके से, इसके अंदर इसका जो फ्लावर है मेन वो है। अब जो पोलेंस है, जो पोलेंस है वो बाहर सफेद रंग देख के इसको आ जाते हैं, ये उनको एक तरह से अट्रैक्ट करता है। आप लोग या कोई लोग, है ना, जो भी है, जब भी आप पार्टी में जाते हो तो कुछ ऐसे ऐसे ही कपड़े पहनते हैं ज्यादातर लोग कि ज्यादा लोग देख के अट्रैक्ट हो जाए, है ना, लगभग सेम ही लॉजिक है। तो ये अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट किसको कर रहा है? जो इसके लिए एक तरह से पॉलिनेशन का काम करते हैं। जो कीट पतंग आएंगे यहाँ पे पॉलिनेशन करेंगे, तभी तो ये इसमें फर्टिलिटी होगी। अब आप एक चीज देखिए, ये पूरा पैक हो गया है, जैसे ही बाहर से पोलन है ये बंद हो गया। बंद होने के बाद यहाँ पे ऑब्वियसली हीट रिलीज होगी थोड़ी बहुत। अब यहाँ पे हीट रिलीज होती है, अगर ये मुंह इसका ऐसे खुला हुआ हो तो वो सारी हीट निकल जाएगी, तो ये बंद कर लेता है, हीट अंदर ट्रैप रहती है। ऐसे ही अब इसके चारों तरफ बर्फ है, ये तो हमें पता है, तो बाहर भी ठंडा है, तो बाहर की जो ठंडी हवाएं हैं वो भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि ये बंद है, आने ही नहीं दे रहा है। तो एक तरह से ये ग्रीन हाउस इफेक्ट का काम कर रहा है ना। जो हम ग्रीन हाउस के जो वो बनाते हैं जिसमें फार्मिंग करते हैं, लगभग वैसा ही ये काम कर रहा है। तो एक चैम्बर हो गया, इसी को बोलते हैं थर्मोस्टेट या थर्मोडाइनेमिक। इसका एडजस्टमेंट है कि अपने आप को ठंडे टेम्परेचर में भी थर्मोडाइनेमिकली एडजस्ट करके अपने आप को सुरक्षित रखता है। भाई जब इसको मुंह खोलता है, क्यों? ताकि पोलन आएगा तो बंद कर लेगा, बंद करेगा तो यहाँ पे फर्टिलिटी वगैरह स्टार्ट होगी, और इसको बाहर से जो ठंडी हवा आती है वो भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो कितनी मजेदार चीज है। क्या नाम है? ब्रह्मकमल। ये ब्रह्मकमल देखिए ठंडे एरिया में है, तो ऊपर ही आप देखो, इधर जितने भी टेम्पल है, चार धाम है, ज्यादातर यहीं पे है। भगवान केदारनाथ या जो पंच केदार है, पंचबद्री हैं, ऐसे ही आप यहाँ पे गंगोत्री है, यमुनोत्री है, तो इस वाले रीजन में ही मिलेगा। ठीक, अब इस वाले रीजन में ये मिल रहा है, ज्यादातर ये केदार घाटी में मिलता है, वैली ऑफ फ्लावर में मिलता है, फूलों की घाटी में मिलता है। और जो भगवान शिव हैं उनको ये अर्पित किया जाता है। माँ नंदा देवी का इसको बोलते हैं कि ये सबसे प्रिय फूल है, इसीलिए नंद अष्टमी के दिन इसको तोड़ा भी जाता है, ठीक है, माता को चढ़ाया भी जाता है। तो इसके बहुत सारे कल्चरल, सोशल, अलग अलग एनवायरमेंटल, बहुत सारे इसके पॉजिटिव हैं, इसी वजह से इसको राज्य का पुष्प घोषित किया गया होगा। ठीक है, पुष्प ब्रह्म कमल को उत्तराखंड सरकार ने राज्य पुष्प घोषित किया। ये एस्टरेसी, अब ये क्या है इसको यार, एक तो ये नाम बड़े मुश्किल होते हैं, एस्टर याद रख लो। ठीक, ये एक एस्टर फैमिली का है, जो एमजी की एस्टर आती है उस फैमिली का है। अब इसके और कौन कौन से फूल होते हैं आपने देखा होगा, हमने देखा है सूरजमुखी का फूल, आपने देखा है, सनफ्लावर है, मैरीगोल्ड है, ये सब इसी फैमिली के होते हैं, ब्रह्मकमल भी इसी में से है। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तराखंड में इसकी कुल 24 प्रजातियां हैं, जबकि पूरे दुनिया में 210 प्रजाति पाई जाती है। आप इसको भी नोट डाउन कर लेना, दुनिया में 210 है, उसमें से 24 उत्तराखंड में पाई जाती है। ठीक, ये याद रहेगा। ऐसे ही फेन कमल, लप्पा और कस्तूरी कमल, ये उत्तराखंड में पाए जाने वाली इसकी प्रमुख प्रजाति हैं। ब्रह्म कमल, फेन कमल, कस्तूरी कमल के पुष्प बैंगनी रंग के होते हैं, बैंगनी रंग के फूल होते हैं। ठीक, बैंगनी किसको बोलते हैं? पर्पल को बोलते हैं, है ना। उत्तराखंड में फूलों की घाटी, केदारनाथ, शिवलिंग बेस, पिंडारी ग्लेशियर आदि में ये मिलते हैं। तो ठंडे एरिया में क्यों मिल रहे हैं, या फिर वहीं मिलते हैं, ये भी हमें पता है, क्योंकि हाइट इतनी है। तो यहाँ भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये फूलों की घाटी
और ये जितनी भी चीज इन्होंने बताई है ना, जो मेंशन की हुई, तो देखिए पिंडारी ग्लेशियर, केदार घाटी, ठीक है, शिवलिंग, ये सब इधर ही है, ऊपर ही है। नेक्स्ट, उत्तराखंड में पाई जाने वाली, अच्छा ये तो हो गया, स्थानीय भाषा में इसको कोल पदम भी कहते हैं। पदम तो पुष्प को ही बोलते हैं, इसको कोल भी बोलते हैं, कोल पदम। रीजनल लैंग्वेज में इसको बोलते हैं, लोकल लैंग्वेज में इसको बोलते हैं, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, बाकी ये महाभारत के वन पर्व में इसका मेंशन है, और इसको सुगंधित पुष्प, बहुत ज्यादा फ्रेग्रेंस है इसमें, और जब ये खिलता भी है ना, खिलने का टाइम क्या है इसका, तो ये जुलाई से सितंबर के बीच में, सितंबर के बीच में खिलता है। अब आप बताइए, इसको बोलते हैं कि बहुत दुर्लभ लोगों को ही इसके दर्शन होते हैं, ये बहुत दुर्लभ इसके दर्शन होते हैं। अब ऐसा क्यों होगा, आप समझो, जो लोग अभी आप लोग जो भी लोग प्लेन में रह रहे हैं, हम ज्यादातर बस जून 15-20 तक ही ऊपर जा सकते हैं। फिर डर लगता है कि यार बारिश पड़नी स्टार्ट हो जाएगी, बारिश पड़ेगी तो हो सकता है लैंडस्लाइड हो, लैंडस्लाइड होगा तो रास्ते बंद हो जाएंगे, फ्लड आ सकती है, कहीं पे क्लाउड बस्ट हो सकता है, तो एक डर लगता है ऊपर जाने में इस टाइम पे। तो अब आप समझो, ये हो रहा है जुलाई से सितंबर, तो जुलाई में क्या है, प्रॉपर मॉनसून आ जाता है, 1 जुलाई को प्रॉपर मॉनसून है, तो जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने मॉनसून रहता है, बारिश पड़ती है। बारिश में तो पहाड़ पे जाना एक तरह से रिस्की रहता है, तो लोग पहली चीज जाते ही नहीं है, कम जाते हैं। दूसरी चीज, ये होता भी ऐसी हाइट पे है कि जो लोकल के लोग भी हैं वो भी वहां पे बहुत मुश्किल से पहुंच पाएंगे, या फिर नहीं जाते, किसी का घर है जो रहते हैं, वो बात अलग है, अदरवाइज उनको भी इसके दर्शन बहुत मुश्किल से होते हैं। किनको इसके दर्शन होते हैं, तो जो ट्रैकर्स वगैरह हैं, आपको पता है कि जो ट्रैक करते हैं, कहीं पे सुंदरडुंगा का ट्रैक है, ऊपर पिंडारी ग्लेशियर का ट्रैक है, ट्रैकिंग पे जो जाते हैं, तो वही तो ऐसी दुर्लभ जगह से निकल के जाएंगे, वो मौसम की भी परवाह नहीं करते, क्योंकि उन्हें एडवेंचर करना है, उस वजह से उनको ज्यादा दर्शन होने के इसके चांस रहते हैं। ठीक, चलिए, तो भगवान शिव का ये उनको अर्पित किया जाता है। ब्रह्म कमल के पौधे की ऊंचाई ज्यादा नहीं होती, 70 से 80 सेंटीमीटर, कितना होगा 70 से 80, बहुत छोटा सा है। जो हम स्केल यूज करते थे वो 30 सेंटीमीटर का है, 2 स्केल रख दो बस बड़े बड़े, इतना ही इसकी हाइट है ना। बैंगनी रंग का इसका फूल होता है, ठीक। अब देखिए, ये चीज आपको ऐसा लग रहा है कि यार, मुझे ऐसा लगा जब ये पहली बार मैंने देखा कि यार ये फूल कहीं देखा है, देखा है आपने कहीं? आप जो लोग वेस्टर्न यूपी प्लेन रीजन, उत्तराखंड की जो प्लेन वाला रीजन है वहां पे रहते हो, तो जो तालाब वगैरह है वहां पे लगभग ऐसा ही एक खिला हुआ फूल या फिर बंद फूल भी दिखाई देता है, घर पे भी होता है। इवन हमारे घर पे ही ये लगा हुआ है, तो मैंने जाके देखा, मैं क्या यार ये तो वैसा सा ही फूल है, ऐसा कैसे? तो फिर इसके बारे में मैं देखता हूँ कि अच्छा ये वो वाला फूल नहीं है, ये दूसरा फूल है। इसको देखना आप, ये लगभग देखने में ऐसा ही है, देखो ना, जब ये खिलेगा ये वाला फूल ब्रह्म कमल, तो इसको हम भी मींस लोकल में भी इसको भी ब्रह्म कमल बोलते हैं, ब्रह्म कमल इसको भी बोलते हैं, लेकिन ये ओरिजिनल नहीं है, ये वाला ओरिजिनल नहीं है, जबकि ये ज्यादा दिख रहा है सही सा। क्यों? क्योंकि देखिए, ये क्या है, ये यहाँ की ब्रीड है ही नहीं, ये सेंट्रल अमेरिका से आया हुआ है, एक ऑर्नामेंटल है, जो दिखावटी होते हैं ना पौधे, वैसा वाला पौधा है, पौधा नहीं पुष्प है, फूल है, फूल है ना। ये हमारे घर पे भी कहीं भी हो सकता है, देखिए किसी की दीवार है वहां पे ये लटका हुआ है, देखने में लगभग सिमिलरिटी है, मार्केट में भी इसको ब्रह्म कमल कह के बेचते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से दोनों में शायद ये डिफरेंस कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। इसको क्वीन ऑफ द नाइट भी बोलते हैं, रात की रानी, क्वीन ऑफ नाइट। इसमें खुशबू वगैरह तो इतनी कहाँ होगी, आप किसी तालाब में जाओगे ना, इवन मैं आपसे बताता हूँ, जब हम स्कूल जाते थे पहले, बहुत पहले मतलब क्या, जब भी स्कूल का टाइम था वहां पे, तो हम साइकिल से जाते थे, तो रास्ते में एक तालाब पड़ता है, बहुत बड़ा तालाब है, तो उसमें खिले होते थे, ठीक है, तो हम इन्हें निकाल के लेके जाते थे। अब जब मैंने देखा आज से 4-5 साल पहले, मुझे जब पता चला कि अच्छा ब्रह्म कमल और ये दोनों अलग होते हैं, तो मैंने वहां जाके देखा, मैं क्या यार सच में ही मतलब लगभग लगभग अगर आप
विजुअल की बात करोगे तो आप जल्दी से पहचान नहीं कर पाओगे, थोड़ा मुश्किल है। लेकिन ये सेंट्रल अमेरिका से आया हुआ है, ये वो फूल नहीं है जो मार्केट में आप देखोगे, ये वो फूल नहीं है, ये लोकल है, ये गंगाधर है, शक्तिमान ये है, ठीक। ये है असली ब्रह्मकमल, इसमें खुशबू है। जिस टाइम पे ये खिलता है ब्रह्मकमल, पूरे एरिया में खुशबू हो जाती है, ठीक। तो आप इन दोनों का डिफरेंस भी थोड़ा सा ध्यान रखना। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, राज्य पक्षी के बारे में। क्या नाम है इसका? पीको, मोनाल के नाम से हम जानते हैं इसको, मोनाल। अभी मैं आपको इसका फोटो भी दिखाता हूं, एक सेकेंड। मोनाल, मोनाल देखिए क्या है, इसको मुयाल, मोनाल, मनियाल, ये सब अलग अलग नाम से भी पुकारते हैं। तो कभी एग्जाम में आपसे पूछ ले तो कंफ्यूज मत होना। इसको, आवाज आ रही है ना, मोनाल, मुनियाल, ठीक, मनियाल भी बोलते हैं, ठीक है। मीन्स लोकल लैंग्वेज के नाम है, आप मोनाल के नाम से इसको याद रखना, सही नाम मोनाल है, ठीक। मोनाल कहाँ मिलता है? तो उत्तराखंड में। पहाड़ को ही दर्शाता है तो ऑब्वियसली पहाड़ी रीजन पे ही मिलेगा, तो प्लेन में तो यहाँ नहीं मिलने वाला, इसके ऊपर वाली हाइट पे मिलता है, लगभग 2500 से ऊपर मीटर की हाइट पे मिलता है। ज्यादातर इधर केदार घाटी में मिलता है, तो केदार घाटी ऑब्वियसली ऊपर है, तो ये ऊपर मिलता है, इतना आप ध्यान रखना। अब इसमें भी बड़ी मजेदार चीज है, ये जो पक्षी है, ये पक्षी मेल और फीमेल दो में इसको हम डिवाइड करते हैं। मेल है, एक तरफ मेल है, दूसरा फीमेल है। तो आप जो देखते हो ज्यादातर वो मेल को देखते हो। जो मेल है, आप ऐसे समझो बहुत कलरफुल है। कलरफुल अगर मैं आपसे बोलूं तो मेल का देखिए इसमें काम क्या है। तो इसमें मेल मतलब क्या है, फिटनेस को दिखाता है, मैस्कुलिनिटी को दिखाता है, बहुत कलरफुल, अट्रैक्शन, चार्म, उन सब चीजों को दिखाता है। तो ऐसा आप देखो, कोई हीरो विजुअलाइज कर लो अपने दिमाग में, कोई ऐसा हीरो जो बहुत अट्रैक्टिव हो, थोड़ा चार्मिंग हो, फिटनेस बहुत अच्छी हो, लगता हो कि भाई ये गोड टाइप है, तो वैसा ही आप समझो ऋतिक रोशन बोल सकते हैं, ग्रीक गॉड भी बोलते हैं हम ऋतिक रोशन को। ऋतिक रोशन, ऋतिक रोशन क्या है भाई, फिटनेस बढ़िया है ना, फिटनेस अच्छी है। ऐसे ही आप देखो स्टाइल भी है भाई के पास, दूसरी चीज चार्मिंग है ही, अंग्रेज भी लगता है देखने में, ठीक। तो ये क्या है, एक तरह से अट्रैक्शन है। तो जितना अट्रैक्टिव होगा मीन्स वो मेल है। फीमेल का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो अट्रैक्टिव नहीं है, देखने वाली की नजर है, लेकिन फीमेल का क्या है, मेन काम फीमेल ही करती है। ये तो एक तरह से कुछ नहीं करता, खाने का इसको काम है, मेन काम फीमेल ही करती है। एग देना फीमेल का काम है, घोंसला बनाना ये भी फीमेल काम करती है। लेकिन ये घोंसला ऐसे नहीं बनाती है कि अपना प्रॉपर घोंसला बनाते हैं, इसको आप रहने दो, घोंसला नहीं बनाते। ये क्या करते हैं, पहाड़ है तो उसी में ना छेद में जो छोटे छोटे छेद होते हैं वहीं पे बस रहने लगते हैं, ठीक है। तो आप घोंसला मत बोलना इसको, घोंसला नहीं है, लेकिन रहने की, शेल्टर की व्यवस्था, शेल्टर की व्यवस्था यही करती है। सो इन्हीं कारण से देखिए जो मेल है वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, ऐसा लोग बोलते हैं। फीमेल, इसमें जो फीमेल है, फीमेल को ही बोलते हैं मोनाल, असली मोनाल यही है। ये तो डफिया है, क्या बोलते हैं इसको, डफिया, डफिया करके कुछ बोलते हैं, दफिया, ठीक है। मोनाल ये है, मेल को बोलते हैं दफिया और फीमेल है मोनाल, ठीक। खाते क्या है, आलू खाते हैं, तो वहां आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक। एक बार फोटो देखें इनके, चलिए आप ही डिसाइड करना, चलिए अभी। ये बताइए क्या होगा, ये मोनाल होगा, मोनाल नहीं सॉरी, ये मेल है या फीमेल है, ऐसे बता दो आप, ये मेल है या फीमेल है। चलिए नहीं आप बता पा रहे हो तो मैं दूसरा इमेज ले लेता हूं इसी में।
अब इन दोनों में से आपको ज्यादा मीन्स वाइब्रेंट कलर ये सब कौन से दिख रहे हैं? इसी के दिख रहे हैं। तो ये है आपका मेल और ये है फीमेल, ठीक है। दोनों की अपनी अपनी ब्यूटी है, इसकी अपनी ब्यूटी है, इसकी अपनी ब्यूटी है, ठीक। तो आप डिमार्केट एटलीस्ट कर लोगे, ये आपको याद कराने के लिए, ठीक है। इसको कोई अन्यथा नहीं ले, क्योंकि भाई ठीक है, जो भी मैं यहाँ से बोलूंगा किसी एक तो आपके किसी एक के फेवर में जाएगा, किसी के अगेंस्ट में जाएगा। तो आप माइंडफुली उसको भाई थोड़ा सा लाइट हार्ट से देख लेना, ठीक है। अब एक्चुअल में ये काम नहीं करता है यार, अब ये काम नहीं करेगा तो सोचो बढ़िया ऐसे दिखना ही है इसको। अब रानी ये है जंगल की, असली मोनाल ये है। चलिए इसको पढ़ लेते हैं। इसका अच्छा कंजर्वेशन स्टेटस क्या है? तो ये IUCN की जो रेड लिस्ट आती है, IUCN की जो लिस्ट है, IUCN क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, 1964 में बना था। और ये अलग अलग कैटेगरी वाइज डिसाइड करता है कि कौन सा जानवर क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, कौन सा एंडेंजर्ड है, फिर ऐसे ही वो लीस्ट कंसर्न कौन सा है, रेड लिस्ट में कौन सा है, और ये सारी चीजें ये डिसाइड करता है। एनवायरनमेंट में आप पढ़ोगे इसको, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब रेड लिस्ट में है, इसकी जो स्टेटस है वो रेड लिस्ट में है, एंडेंजर्ड है, तो फिर इसको आप खुद ही समझो जो हमारी सरकार है किस कैटेगरी में रखेगी। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की तहत इसका कंजर्वेशन किया जा रहा है, और इसके बारे में थोड़ा बहुत जो लिखा हुआ है उसको पढ़ लेते हैं। तो हिमालयन मयूर के नाम से ये प्रसिद्ध है, 2500 से 5000 मीटर की हाइट पे रहता है। मोनाल तथा डफिया ये एक ही प्रजाति के पक्षी हैं, मोनाल मादा है और डफिया नर है। समझ में आ गई? तो ये क्या है? ये डफिया है, डफिया डफिया। हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी और नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी मोनाल है। तो एक चीज और ऐड करना कि ये हिमाचल प्रदेश का भी है राज्य पक्षी। कभी पूछ लेता है कि उत्तराखंड के साथ साथ मोनाल किन और दो राज्य या फिर देश का राज्य पक्षी या राष्ट्रीय पक्षी है? तो एक है हिमाचल प्रदेश, कहाँ गया यार, अरे एक सेकेंड, इरेज ही हो गया पूरा। हाँ चलिए, हिमाचल प्रदेश और नेपाल, यहाँ का भी ये राष्ट्रीय, ठीक। राष्ट्रीय मीन्स हमारा हिमाचल का तो राज्य होगा, इसका राष्ट्रीय होगा। समझ में आई बात? चलिए, वैज्ञानिक नाम इसको रहने दो। उत्तराखंड, कश्मीर, असम, नेपाल स्थानीय भाषाओं में इसको मनियाल या मुनाल के नाम से जाना जाता है। तो मैंने आपसे बोला था कि स्टार्टिंग में बोला था कि इसकी जो लोकल लैंग्वेज में मुनियाल मनियाल भी कहते हैं इसको। इसकी पूंछ हरी होती है, मोर की तरह नर के सिर पर रंगीन कलगी होती है। देखिए ये कलरफुल है काफी, ठीक। ये वाला, सॉरी, यह पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाती, मतलब ये घोंसला नहीं बनाता। मैंने आपसे जो बोला था कि घोंसला इन ए सेंस ये घोंसला खुद से नहीं बनाते हैं, बस हाँ जो पहाड़ है अपितु किसी चट्टान या पेड़ के छिद्र में अंडे देती है। समझ में आई बात? तो वनस्पति, कीड़े मकोड़े, आलू आदि इन सबको ये खाती है, और आलू इसका प्रिय भोजन है। आप बोलोगे कि इस पे क्वेश्चन भी पूछा है कि ये मोनाल क्या खाती है, तो आलू। अब ऑप्शन में मैं आपको दे देता हूँ, चलिए। आपको लगता है कि क्वेश्चन बहुत टफ होता है, क्वेश्चन नहीं ऑप्शन टफ होते हैं। एक में ऑप्शन दिया मैंने आपको आलू, ठीक। एक मैं आपको चलिए ऑप्शन देता हूं, ऐसा ही कोई ऑप्शन दे देता हूं, आलू, आलू, लौकी, तोरी, ये सब अगर मैं देता हूं तो आपको पता चलेगा कि यार उत्तराखंड में सबसे ज्यादा आलू ही है, आलू ही खाती होगी, वहां पे है, इसको सिंबलाइज भी करती है, ठीक है। फिर भी मतलब देखते हैं हम इसको कैसे लॉजिक लगाना है। जो क्वेश्चन था उसमें ऑप्शन बहुत अजीब से थे, आप आलू देख के उस पर टिक लगा दोगे, नहीं भी पता तो, ठीक। और एक चीज, मोनाल आलू। चलिए, ये हाँ, जो हम इनके पर्सपेक्टिव से सोचे तो ठीक है, आलू खाते हैं, लेकिन किसान के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं तो भाई फिर किसानों का तो नुकसान करती है ना, किसानों का तो नुकसान करती है जो आलू लगाते हैं। तो मांस और खाल के लिए मोनाल का शिकार अधिक होता है, जिसके कारण इसे IUCN की सूची में लाल श्रेणी में शामिल किया गया है।
तो हो जाएगा, आपको बेसिक आइडिया आपको इसका हो गया है। अब राज्य पशु के बारे में देखते हैं। तो राज्य पशु कौन सा है? पशु है मस्क डियर, मस्क डियर, कस्तूरी मृग। यूपीएससी ने भी इस पे क्वेश्चन पूछा था कि कस्तूरी मृग कहाँ पाया जाता है, तो उसमें ऑप्शन थे बहुत सारे, लेकिन अस्कट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसमें ये मिलता है। अब मस्क डियर क्या है? तो ऑब्वियसली ये भी हाइट पे मिलता है। अब हाइट पे मिलता है तो प्लेन रीजन में तो मिलेगा नहीं, तो उसी हाइट वाले अलग अलग जगहों पे ये मिलता है। मेनली ये अगर पूछा जाए तो अस्कट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसका प्रमुख निवास है, इसके कंजर्वेशन के लिए ही बनाई गई थी। हाइट ऑब्वियसली ज्यादा होगी हाइट इसकी। अब इसके पास क्या होती है ना, एक चीज होती है कस्तूरी, कस्तूरी। तो एक्चुअल में ये जो जानवर है उसके पीठ पे रहती है कस्तूरी, तो उसमें जो फ्रेग्रेंस है, जो खुशबू आती है, वो बहुत कमाल की होती है। बस ये उसी को सूंघता हुआ और ये कूदता रहता है, बस ये देखता रहता है कि कहाँ से आ रही है, इसको नहीं पता कि इसी में से आ रही है। एक साल में ये लगभग या एक बार में 30 से 35 ग्राम ये कस्तूरी देता है, और बहुत महंगा रेट है इसका, लाखों में इसका रेट है। इसी से परफ्यूम, जो भी फ्रेग्रेंस वाली चीजें हैं, आप इसको बना सकते हो। ठीक, चलिए हाइट क्या है? तो 3600 से 4400, 3600 से 4400। तो आपको पता चलेगा कि यार ऊपर ही कहीं मिलता होगा, 3600 से 4400 मतलब इधर कहीं मिलता होगा, नीचे तो मिलेगा नहीं। ये बात क्लियर हुई। दूसरी चीज, कस्तूरी मृग को राज्य पशु घोषित किया गया है। अवैध शिकार के कारण विलुप्त होने के कगार पर पहुंच रहे इस प्रजाति को केदारनाथ, फूलों की घाटी, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ जनपद में 2 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित जंगलों में पाए जाते हैं। तो देखिए ऊपर ही मिल रहा है, और ऊपर मिल रहा है तो इस हाइट पे हर जगह लगभग ही मिल रहा है, उत्तरकाशी तक। ठीक, तो ऊपर ही मिलता है, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। यहाँ पर मृग की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। कस्तूरी मृग वाले मृग उत्तराखंड के अलावा कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में तथा सिक्किम में ये मिलते हैं। तो नेपाल में मिलते होंगे, नहीं मिलते होंगे, आप खुद सोचो भाई। हिमाचल में मिल रहा है, कश्मीर में मिल रहा है, उत्तराखंड में मिल रहा है, सिक्किम में मिल रहा है, बीच में नेपाल आया, तो नेपाल दूसरा देश है, इस वजह से नहीं मिलेगा? नहीं, मिलता है, वहां भी मिलेगा, थोड़ा तिब्बत में भी मिलेगा, मिलेगा, कहीं भी मिल जाएगा। ठीक है, इस मृग का रंग भूरा होता है। भूरा, भूरा किसको बोलते हैं इंग्लिश में? व्हाइट तो हो गया, सफेद, भूरा ग्रे को बोलते हैं, है ना, शायद ग्रे को बोलते हैं भूरा। जिस पर काले पीले धब्बे पाए जाते हैं। इसके एक पैर में 4 खुर होते हैं, 4 खुर होते हैं। नर मृग की पूंछ छोटी होती है और बाल रहित होता है। बाल नहीं होते, पूंछ छोटी है, बाल है नहीं उस पे। चलिए, 10 से 20 ग्राम होती है, मींस एक बार में ही 10 से 20 ग्राम, मैंने आपको 30 लिखवाया, लगभग इतना ही है कस्तूरी प्रदान करता है। इसके 2 बड़े बड़े दांत हैं जो एक तरह से इसके डिफेंस के काम आते हैं। मादा मृग का गर्भ धारण अवधि 6 महीने। जो एवरेज लाइफ है एक कस्तूरी मृग की वो 20 साल है, और जो एक तरह से आप प्रेगनेंसी बोलते हो वो 6 महीने की है। तो आप सोचो, जो उत्तराखंड जब बना होगा राज्य 2000 में बना है, आज 2026 है, मीन्स उस टाइम पे जो कस्तूरी मृग थे, आज वो कस्तूरी मृग लगभग नहीं होंगे, है ना, क्योंकि 20 साल से ज्यादा हो गए। इस तरीके से आप याद रखें, 6 महीने में प्रेगनेंसी। कस्तूरी केवल नर मृग में पाई जाती है, तो जो मेल है, मेल में ही कस्तूरी मिलती है, कस्तूरी मिलती है, और यही सबसे बड़ा खतरा है, यही खतरा है सबसे बड़ा। अगर कस्तूरी मिलती है तो मारते भी हैं इसी को, फीमेल को कोई क्यों ही मारेगा, वहां पे कस्तूरी है नहीं उसके पास, कस्तूरी इसके पास है, तो इसी का IUCN स्टेटस खतरे में रहेगा, है ना। IUCN में जो मेल कस्तूरी मृग है वो ही खतरे में रहेगा, क्योंकि भाई इसी के पास कस्तूरी है। जिसके पास मणि है वही नाग सबसे दुर्लभ मिलेगा, है ना। अब जिसके पास मणि नहीं है उसे कोई क्यों ही मारेगा। ऐसे ही जिसका निर्माण 1 वर्ष से अधिक आयु के मृग के जननांग के समीप स्थित ग्रंथि, ठीक है, ग्लैंड होती है कस्तूरी मृग में, उसी के थ्रू उसका सिक्रेशन होता है। और फिर जब लोग निकालते भी, आप वीडियो देखना कभी, तो आपको पता चलेगा कि यार हम जो मस्क फ्रेग्रेंस और ये जितनी भी चीजें अगर यूज कर भी रहे हैं फ्रेग्रेंस की,
तो कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं, बहुत ज्यादा नुकसान होता है। इवन अगर आप वीडियो देखोगे तो सच में बहुत खुद से लगेगा कि यार हम इंसान सही चीज भी है नहीं है, किस लिए कि भाई उसके अंदर फ्रेगनेंस है। उसके लिए देखो उसका जो ऑपरेशन है, पहले तो मार देते थे, मार के उससे कस्तूरी निकालते थे, अब क्या है एनेस्थीसिया वगैरह है तो उसको बेहोश करके निकालते हैं, लेकिन परेशानी तो है ही ना, ऑपरेट करके निकाल रहे हो आप, प्रॉब्लम तो है ही। तो एक गांठ नुमा थैली होती है, उसमें इकट्ठा होता रहता है, 3-3 साल के अंतराल में इसको निकाल लेते हैं, 30 से 45 ग्राम ये मिलता है। ठीक, सुगंध बहुत होती है, इसका फायदा बहुत है भाई, निमोनिया में, हृदय रोग में, मिर्गी के इसमें, ठीक है। लेकिन यार आप खुद सोचो, आप इंसान, ठीक है इंसान को भी जिंदा रहना है, लेकिन आप जानवर को मार के इनको, लगभग ऐसा नहीं है कि भाई इनकी प्रजाति बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा खतरा है, आप सिर्फ अपनी खुशबू के लिए इनको मार देते हो, मारते हैं। मुझे तो मतलब सही नहीं लगा, आप देखोगे वीडियो वगैरह तो मुझे तो पर्सनली आप मुझसे पूछो तो लगता है कि यार मतलब हम क्या ही कर रहे हैं इनके साथ। अब ये भाई सही भी बोल सकते हैं, गलत भी हो सकता है। तो इसका अवैध शिकार हो रहा है। 1972 का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें इसको संरक्षण दिया गया है। उस टाइम की जो उत्तर प्रदेश सरकार थी उसने इसको लगभग 75 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र इसके लिए कस्तूरी मृग विहार बना के रख दिया। अब थोड़ा सा मैं आपको एक बार इसके बारे में बताता हूँ, 1972 की चर्चा जो हुई। देखिए 1970s के अराउंड एक क्लब ऑफ रोम बनता है, रोम कहाँ, इटली में। ये अलग अलग डॉक्ट्रिन देते हैं, ये बोलते हैं कि भाई ग्रोथ करने की ना, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की एक लिमिट है, उसके बाद पर्यावरण आप ही को नुकसान पहुंचाएगा। तो इन्होंने बोला कि लिमिट टू ग्रोथ है, लिमिट टू ग्रोथ, ग्रोथ करने की एक लिमिट है, उसके ऊपर आप जाओगे तो वो आपको खतरा प्रदान करेगी। जैसे आप यहाँ से पॉल्यूशन करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, ठीक है, तो ये लिमिट है, आप इस लिमिट से ऊपर चले गए तो आपको लग रहा है कि आप बहुत ग्रोथ आपने की है, आपको लग रहा है कि आपने ये 100 रुपए आपको कमाने थे, आप यहाँ पे 1000 कमा चुके हो ग्रोथ करके, लेकिन लिमिट तो आपने पार कर दी। तो अब क्या होगा, तो अब आप बोलोगे कि यार अगर हमारे पास पैसे हैं, अगर पॉल्यूशन होगा तो हम एयर प्यूरिफायर लगा लेंगे। चलिए, आपने इस 1000 में से 200 रुपए का प्यूरिफायर लगवा लिया। अब क्योंकि आप बाहर भी निकलोगे, बाहर निकलोगे आपकी हेल्थ थोड़ी बहुत खराब होगी, आप हेल्थ पे भी खर्चा करोगे, 100 रुपए आपने हेल्थ पे खर्च की, ठीक, ग्रोथ अच्छी थी, पैसे अच्छे आए आपके पास, तो आपने एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया, आपने पेड़ भी काट दिए, जो वेटलैंड थी वो खत्म हो गई। तो अब क्या है, अब जरा सा पानी बरसेगा ऊपर से तो फ्लड आनी स्टार्ट हो जाएगी, अर्बन फ्लड का हम नाम देते हैं। तो उसमें भी आप अपने घर पे, हर चीज पे, कंस्ट्रक्शन पे फिर से 100 रुपए ये सब खर्च करोगे। तो करते 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 इन्होंने बोला कि आप कुछ भी कर लो, आप इस लिमिट को क्रॉस नहीं कर पाओगे, आप करोगे आपको लगता है, लेकिन घूम के फिर वहीं पे आ जाओगे। तो आज लोग तर्क देते हैं कि भाई सोलर पावर तो फिर ऐसी है कि हम उससे एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, कितनी ही कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। सोलर का तो और बड़ा नुकसान देखने को मिल रहा है, क्यों? क्योंकि जहां से सिलिकॉन मिलती है, जो जहां पे सोलर सेल लगते हैं, तो उसमें वो कहाँ से मिल रही है, चाइना से लेके आते हैं। चाइना में जहां उसकी माइनिंग हो रही है तो वहां पे बहुत पोल्यूशन है, प्लस वो आपके पास आया, आने के बाद आपने उसको इंस्टॉल किया, आपने अपने छत पे कहीं भी लगाया, उसकी लाइफ कितनी है, 10 साल, 10 साल से तो ऊपर है नहीं। आप उसको डिस्पोज कैसे करोगे, तो ई वेस्ट जनरेट होगा, उसके लिए आप प्लांट लगाओगे तो उसमें खर्चा आएगा, कुल मिला के आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो ये बात उस टाइम पे निकल के आई, ये क्या हो गया इसमें, ठीक, तो ये बात निकल के आई। तो बोला कि यार एक काम करते हैं, एनवायरनमेंट को बचा ही लेते हैं, हम ग्रोथ के चक्कर में बाद में पड़ेंगे, पहले पर्यावरण पे ध्यान देते हैं। तो पर्यावरण के लिए फिर 1972 में स्टॉकहोम, 1972 में स्टॉकहोम समिट होती है, 1972 में। इसमें हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी जाती हैं, जब वापस आती है तो उनको भी लगता है कि यार कंजर्वेशन होना चाहिए। आते ही वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 पास हो जाता है। इसी के बाद जस्ट बाद प्रोजेक्ट टाइगर 1973। तो ये चलता रहेगा पैरेलल। देखिए ग्लोबल लेवल पे क्या चल रहा है, 72 में सबमिट होती है, फिर 1985 में वियना कॉन्फ्रेंस हो जाएगी, 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आएगा, ठीक है। ऐसे ही फिर
अर्थ समिट होगी 1992 में, अर्थ समिट होती है, उसमें UNFCCC निकलती है, UNCCD निकलती है, और ऐसी ही निकलती है बायोडाइवर्सिटी के लिए एजेंडा 21। तो ये दुनिया में चल रहा है, इंडिया में भी लगभग ऐसी चलेगा। इंडिया में 1973 में, 1974 में एक एक्ट आता है, एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट, 1980 में एक एक्ट आता है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। ठीक ऐसे ही 1985 में एक मिनिस्ट्री बनती है एनवायरनमेंट की, 1986 में एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आता है, 1988 में फॉरेस्ट पॉलिसी आती है, ठीक है, 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट, और ये चलता रहेगा। जैसे बाहर चल रहा है ऐसे ही इंडिया में चलता है। तब से लेके अब तक कंजर्वेशन में इंडिया ने एटलीस्ट काफी अच्छा काम किया है। चाहे कुछ भी बोले भाई, टाइगर की पॉपुलेशन हमने डबल कर दी है, डबल से भी ज्यादा कर दी है। दुनिया के 70% टाइगर इंडिया में है, शेर इंडिया में है। ठीक, तो इसके लिए देखिए 1972 का मुझे बताना था कि 1972 का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है क्यों आया था। ऐसे ही 1977 में मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। 1986 में पिथौरागढ़ में अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो हम देख रहे हो क्यों चल रहा है, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे एक प्रेशर था हमारे ऊपर कि भाई हमें एनवायरनमेंट के लिए कुछ करना है। 1982 में चमोली के कांचूला खर्क में एक कस्तूरी मृग और प्रजनन इन संरक्षण केंद्र बनाया गया। तो इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, कस्तूरी मृग या फिर मस्क डियर, क्या हो, मस्क डियर कंजर्वेशन सेंटर। कहां बना, 1982 में चमोली में। 2008 में कस्तूरी मृगों की संख्या लगभग 280 के आसपास थी। 280 याद रखना, 250 के आसपास याद रखना, ठीक है, बस इतना याद रखना, इससे ज्यादा मत याद रखना। कि 1982 में कांचूला खर्क में। अब एक चीज आप समझ रहे हो क्या है, आप ये चीज समझो, मैं आपके लिए अगर मैप ही चलिए इधर लेके आता हूँ, थोड़ा सा आपको लगेगा कि बात खिंच रही है, लेकिन आपको धीरे धीरे ना सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, लंबे टाइम तक आपके दिमाग में रहेगी। आप इसको देखो कहाँ है, ये चलिए कस्तूरी मृग है, ठीक है, ये फोटो दिख रहा है आपको। अब एक फोटो हमें और लगेगा इसका, वो है ये वाला फोटो। अब देखिए जितने भी ये कंजर्वेशन सेंटर बन रहे हैं, कहाँ बन रहे हैं, पिथौरागढ़ में, अस्कट में, चमोली में, कांचूला खर्क में। क्यों, क्योंकि ये इसी हाइट पे मिल रहा है ना, इसी वजह से। अब यहाँ पे एक नाम आया है कांचूला खर्क। आप जानते हो खर्क क्या होता है, खर्क अभी बताएं या ज्योग्राफी में बताएं इसको। चलिए थोड़ा सा ब्रीफली मेंशन कर देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। खर्क क्या होता है, खर्क क्या, मैं आपको कुछ टर्मिनोलॉजी बताता हूँ। आपने सुना होगा उत्तराखंड में खाल, खाल जैसे सैनिक स्कूल तो सबने सुना ही होगा कि घोड़ा खाल में है, घोड़ा खाल, घोड़ा खाल। ऐसे ही और कौन सी खाल सुनी है आपने, और जितनी भी खाल है, ठीक, बहुत सारे खाल के नाम पे शहर के भी नाम है और छोटे छोटे कस्बों के नाम है। तो खाल क्या होता है पता है, ये अगर उत्तराखंड है तो यहाँ पे शिवालिक की पहाड़ियां हैं, यहाँ पे मिडिल हिमालय है, मध्य हिमालय, यहाँ पे ग्रेट हिमालय है। तो जो ग्रेट हिमालय में, ये जो ग्रेट हिमालय है, यहाँ पे जो इसकी बॉटम एरिया होता है, तो इसी को हम पास बोलते हैं। भाई आपको निकलना है तो आप पहाड़ पे चढ़ के तो ऐसे उतरोगे नहीं, पहले ऊपर चढ़ोगे फिर नीचे। तो ये पहाड़ जहां भी उतर रहा है नीचे, तो वहां आपने देखा कि यार ये रास्ता है, इसी को हम बोलते हैं पास, पास या फिर दर्रा, हिंदी में दर्रा बोलते हैं, ला भी बोलते हैं इसको, ला। जैसे आपने सुना होगा बारालाचा ला, शिपकी ला, मोलिंग ला, थांग ला, ये सब पासिस को बोलते हैं। पासिस कहाँ के, ग्रेट हिमालय के। मिडिल हिमालय में भी देखिए यहाँ पासिस तो है एक तरीके से, भाई ये थोड़ी हाइट कम है लेकिन है तो यहाँ भी ना, ये भी पास है। इन पास को क्या बोलते हैं, इन्हीं को बोलते हैं खाल, खाल।
तो आप जब घोड़ा खाल देखोगे तो घोड़ा खाल का है नैनीताल के पास में, लगभग इधर है। तो वहां भी दो पहाड़ मिडिल हिमालय के या उसके आसपास के रीजन के मिल रहे हैं, ठीक है। इसी को खाल बोलते हैं। पास दर्रा इसको बोलते हैं, ला इसको बोलते हैं। ऐसे ही खर्क, खर्क आया था ना, खर्क, खर्क और खर्क के साथ होता है बुगियाल। अब देखिए ये जो होता है ना, ये जो पहाड़ है, अब ये पहाड़ है, नीचे पहाड़ है, ये पहाड़ है, तो ये बीच में ये वाला रीजन क्या है, ये रीजन क्या है? तो इसको आप एक तरह से पहाड़ पे एक समतल एरिया कह सकते हो। ये एक फ्लैट एरिया होता है, फ्लैट एरिया होता है। यहाँ पे ज्यादातर घास रहती है, घास रहती है, इधर भी घास रहेगी, घास है। अब ये जो घास है, तो सपोज ये पहाड़ है, इस पहाड़ में यहाँ तो भाई पेड़ रहते हैं, यहाँ तो ये ट्री लाइन है, यहाँ तक पेड़ रहते हैं, इधर रहती है बर्फ, स्नो रहती है। तो इस बीच वाले रीजन में, इस बीच वाले रीजन में इसको बोलते हैं बुगियाल, बुगियाल। ये वाला जो रीजन होता है यहाँ पे, ये जो फ्लैट एरिया होता है, इस फ्लैट एरिया को बुगियाल बोलते हैं। इसी के आसपास के रीजन को खर्क बोलते हैं, खर्क, खर्क। ये जो खर्क है, एक आपने नाम सुना होगा सेण, जैसे आपने सुना होगा सेण, सेण बोलते हैं उत्तराखंड में, गैर सेण, थली सेण, भराड़ी सेण। तो ये भी इस फ्लैट एरिया पे जो शहर होते हैं, तो सेण इसी को बोलते हैं कि भाई माउंटेन रीजन पे कुछ फ्लैटेड एरिया है। तो आप देखो पहाड़ रीजन पे एक फ्लैटेड एरिया है, इसी को सेण बोलते हैं। अब देखो आप, जो गैर सेण राजधानी है वो चमोली में है, तो इसी रीजन, इस पट्टी में ही तो है, इधर ही है आपका क्या, ये पास में ही है भराड़ी सेण, ठीक है। तो ये जितने सेण वेण हैं ये सब इधर ही रहते हैं। मीन्स ये ज्योग्राफिकल टर्मिनोलॉजी है। अभी हम देखेंगे ज्योग्राफी में आपको समझाने के लिए, क्योंकि अभी खर्क आया था ना, खर्क कहाँ है, कांचूला खर्क, कांचूला खर्क, तो कहाँ है, चमोली जिले में है। तो चमोली जिले में क्यों है, देखिए चमोली जिला है, तो इधर कहीं ये खर्क है ना, तो इधर ही कहीं होगा, ठीक। 2008 हुआ, ठीक है। अब चलते हैं राज्य वृक्ष पे। पेड़ कौन सा है भाई, राज्य पेड़, तो पेड़ है रोडेंड्रोन्स। रोडेंड्रोन्स किसको बोलते हैं, बुरांस को बोलते हैं, बुरांस को। ये एक पर्वतीय पेड़ है भाई, पहाड़ पे ही होता है। हाइट कितनी है, 1500 से 4000, मीन्स नैनीताल के ऊपर से आप इसको ऊपर तक कहीं भी देख सकते हैं, कहीं भी आपको मिल जाएगा, ठीक। इस वाले रीजन में मिलता है। इसके ऊपर बढ़ने पर देखिए ये कैसा होता है, इसको मैं बताऊं आपसे। ये इस तरीके से है कि यहाँ पे ये हाइट है एक तरीके से, जो नीचे वाला रीजन है ये डार्क रेड रहेगा, डार्क रेड, ये थोड़ा सा नॉर्मल रेड रहेगा, और ऊपर चल के इसके रंग उड़ जाते हैं, ये व्हाइट हो जाएगा। तो अगर आपको मिल रहा है ये नीचे वाले लाल दिख रहा है, तो मतलब किसी लो हाइट पे मिल रहा है, ऊपर हाइट पे व्हाइट हो जाता है। यही चीज इसमें लिखी होगी कहीं, गहरा लाल नीचे, उसके बाद हल्का लाल, और 11,000 फुट की ऊंचाई पर सफेद रंग का बुरांस हो जाता है। मकर संक्रांति, इसका टाइम क्या रहता है, फरवरी से, फरवरी से मार्च अप्रैल, मार्च तक रहता है। इसके ऊपर क्लाइमेट चेंज की भी एक बहुत बड़ी बात हुई है कि आप देखिए, एक रिपोर्ट थी उसमें ये बात मेंशन की गई थी कि इसका टाइम पीरियड है फरवरी, लेकिन जो इसके फूल हैं वो नैनीताल, इसके ऊपर वाले रीजन में जनवरी में ही दिखने लगे पिछले साल। तो फिर वैज्ञानिकों ने बोला कि यार, जो टेम्परेचर फरवरी में होना चाहिए था, इसका मतलब है वो टेम्परेचर इसको जनवरी में मिल रहा है, और जनवरी में मिल रहा है, दैट मीन्स कि जो हिमालयन इकोलॉजी है वो एक तरह से पहचान गई है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वो उसके अनुसार चेंजेस उसमें आ रहे हैं, ठीक। तो ये एक रिपोर्ट आई थी बहुत बड़ी। जो टाइम पीरियड इसका फरवरी से मार्च है, इसका जो जूस है वो हार्ट वगैरह के जो आपको डिजीज वगैरह होती है उसमें काफी रिलीफ देता है, ठीक। ये भी संरक्षित है। अब इसकी एक बार इमेज और देख लो यार आप लोग, इमेज, इमेज आपने देखा होगा वैसे फूल, ये नहीं देखा तो एक बार देख लो यार, कहीं मिलेगा तो पहचान लेना इसको। ये लाल रंग का होता है, इस तरीके का है ये पौधा, ठीक है, दिख रहा है आपको। ये जहां मिलेगा ऐसा है, सफेद मिलता है तो मीन्स ये हाइट पे है,
ठीक है, चलिए इसको हटा देते हैं। बाकी ये शासन प्रशासन हम कल करते हैं। अभी इसमें एक दो चीज और रह रही है। क्या है कि जो राज्य का गेम है वो कौन सा है? फुटबॉल। अब भाई फुटबॉल क्यों है? क्योंकि पहाड़ी रीजन पे आप ये नहीं बोल सकते हो कि आपको क्रिकेट का एक बड़ा मैदान मिलेगा, है ना। ऐसे ही भाई पहाड़ पे जो लोग हैं फिटनेस उनकी अच्छी रहती है, क्योंकि आप आपका घर है, आप थोड़ा ऊपर जाते हो, थोड़ा सा भी ऊपर, सपोज अपने चाचा ताऊ इनके पास ही पहुंचते हो, तो आपको चल के जाना है, स्कूटी तो लेके जाओगे नहीं पास में, तो आप पहाड़ चढ़ रहे हो फिर पहाड़ उतर रहे हो। तो रेगुलर जब बचपन से वो चीज रहती है तो एक बॉडी फिटनेस फिजिक वैसा रहता है। तो फुटबॉल के लिए क्या चाहिए? स्टेमिना, एंड्योरेंस, स्पीड, ये सारी चीजें चाहिए। ऊपर से फुटबॉल के लिए ज्यादा स्पेस भी नहीं है भाई, एक गोल सर्किल है, यहाँ पे एक पोल लगाया, एक पोल इधर लगाया, हो गया फील्ड तैयार, एक बॉल चाहिए बस। तो फुटबॉल एक क्या है, यहाँ का राज्य खेल इसलिए बना। दूसरी चीज, अंग्रेज, भाई ब्रिटिश ने यहाँ पे राज किया, वो फुटबॉल खेलते ही थे, तो उनसे भी इंस्पिरेशन आई। तीसरी चीज, मिलिट्री का यहाँ पे गढ़ रहा है, भाई गढ़ जो आपके गढ़वाल राइफल्स है, कुमाऊं रेजिमेंट है, ऐसे ही गढ़वाल रेजिमेंट है ना, कुमाऊं रेजिमेंट लैंसडाउन में भी है। तो मिलिट्री के यहाँ पे कैंटोनमेंट ज्यादा है, उस वजह से एक मिलिट्री का भी इन्फ्लुएंस रहा, वो भी फुटबॉल वगैरह खेलते हैं। तो फुटबॉल है यहाँ का गेम। अब 2015-16 के दो अपडेट हो रहे हैं। एक ही 2015 में हरीश रावत जी, जो यहाँ का वाद्य यंत्र है वो क्या है? वो है ढोल। ढोल आप देखना कि हर इवेंट पे, चाहे जागर हो या अलग अलग फेस्टिवल डांस, इन सब में इसका यूज किया जाता है, ढोल है। अब इसका जो सिलेक्शन हुआ तो उस टाइम पे देखिए सीएम कौन थे? हरीश रावत साहब। इन्होंने कमेटी बनाई थी, क्या नाम था? भंडारी कमेटी। भंडारी कमेटी, भंडारी कमेटी। उसने ढोल को वाद्य यंत्र एक तरह से शामिल किया। और इसका अगर आपसे नाम पूछ ले कि जो फेमस इसमें रहे हैं, जो बहुत बढ़िया ढोल बजाते थे, तो एक रिनाउंड पर्सनैलिटी है उत्तर दास। उत्तर दास। बस ये इतने फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि ये परीक्षा वाणी में मेंशन नहीं है। एक और याद रखना, 2016 में ही जो कॉमन पीकॉक है, कॉमन पीकॉक है, इसको जो तितली है, राज्य तितली घोषित किया गया, ये याद रखना। एक अपडेट और ही है 16 का, क्या है? एक अपडेट और था इसमें 2016 में कॉमन पीकॉक। अच्छा, उत्तराखंड का जो राज्य गीत है, जो 9 मिनट तक इसकी टाइमिंग रखी गई है, क्या है वो? उत्तराखंड भूमि मातृभूमि शत शत नमन, नंदन अभिनंदन वंदन, ऐसे करके है, ठीक। तो उत्तराखंड भूमि शत शत नमन करके जो यहाँ का राज्य गीत है वो डिक्लेयर किया गया। और इसमें क्या अपडेट है? वो कमेटी कौन सी थी? तो कमेटी का नाम लक्ष्मण सिंह जी की कमेटी की, ये जो सिलेक्शन कमेटी थी, उन्होंने सेलेक्ट किया था कि ये हमारा राज्य गीत होगा। अच्छा, अगर पूछ लेता है आपसे कि जो फेमस पर्सनैलिटी है या जिन्होंने इसको गाया है वो कौन है? वो है नरेंद्र सिंह नेगी। नरेंद्र सिंह नेगी जी। और दूसरी है अनुराधा। ठीक है, इतना याद कर लोगे, बाकी स्टेट के सिंबल आपके हो जाते हैं। जो देखिए परीक्षा वाणी में है, जो अपडेट है, वो सारे हम धीरे धीरे कराते चलेंगे। और इसी तरीके से अगर ये आपको समझ में आया है तो आप कमेंट सेक्शन में बता जरूर देना। चाहे तो आप, अगर इतना टाइम नहीं हो तो लाइक ही कर देना, एटलीस्ट पता रहेगा कि, डिसलाइक कर देना, एटलीस्ट पता रहेगा कि भाई 500 लोगों ने देखा तो उसमें से मान लीजिए कि 50 लोगों को ही पसंद आया। तो और कुछ चेंजेस करने होंगे, जो आपके सजेशन होंगे उसको हम देखेंगे। बाकी इस सीरीज में हम लोग साथ में ही इसको कंटिन्यू रखते हैं, आप लोगों के सपोर्ट से ये आगे चलेगी। थैंक यू।